हेलो एवरीवन। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12 चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट की रिवीजन। हर चैप्टर की तरह इस चैप्टर को भी हम अच्छे से समझेंगे, कीवर्ड्स देखेंगे और मेन पॉइंट्स को याद करने के लिए न्यूमोनिक्स भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? ये सारे फोर्सेस से बने होते हैं जो बिजनेस के कंट्रोल से बाहर होते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं, जैसे कि इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशन, अदर फैक्टर्स, जैसे कि आपके कॉम्पिटिटर्स या फिर आपका कोई पॉलिसी आ गई जो आपके बिजनेस को इम्पैक्ट कर रही है। तो वो सारी चीजें जो बिजनेस के कंट्रोल में नहीं होती लेकिन आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करती हैं, उसे कहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। ये मेजरली दो कैटेगरीज में डिवाइड होता है, नॉन इकोनॉमिक और इकोनॉमिक। नॉन इकोनॉमिक के अंदर आते हैं सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल। ये कैटेगरीज हम आगे अच्छे से समझेंगे। तो आगे चलते हैं। फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं? टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, जितने भी फोर्सेस होते हैं, जितने भी फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस के कंट्रोल के बाहर होते हैं लेकिन हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट कर रहे होते हैं, तो उन सबको मिलाकर बिजनेस एनवायरनमेंट बनता है। सेकेंड इज स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। कुछ फोर्सेस होते हैं जो आपके बिजनेस के लिए स्पेसिफिक होते हैं और कुछ होते हैं जनरल। जैसे कि आपकी किसी चीज की दुकान है, आपकी स्टेशनरी की दुकान है, तो सामने किसी और ने भी स्टेशनरी की दुकान खोल ली, आपके कॉम्पिटिटर बन गया, तो वो स्पेसिफिकली आपके बिजनेस के लिए है। लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट जैसे पॉलिसी आ गई स्टेशनरी पर, कोई पेन पर जीएसटी का रेट बढ़ गया, तो वो जनरल फोर्सेस है जो सारे बिजनेस को इम्पैक्ट करेगी। थर्ड इज इंटररिलेटेडनेस मतलब जितने भी फोर्सेस होते हैं ना, जितने भी फैक्टर्स होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के, सब एक दूसरे से मिले जुले होते हैं। एक पे इम्पैक्ट आ रहा है तो दूसरे पर भी इम्पैक्ट आ सकता है। उसके बाद आता है डायनामिक इन नेचर। डायनामिक का मतलब कॉन्टिन्यूअस चेंजिंग, ऑलवेज चेंजिंग। बिजनेस एनवायरनमेंट में कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी में हर महीने हर दिन कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं। टेक्नोलॉजी, एआई आता गया, रोबोट्स आ गए। उसके बाद आता है अनसर्टेनिटी। अब जितने भी चेंजेस आ रहे हैं तो वो हमारे बिजनेस पे कैसे इम्पैक्ट डालेंगे, फ्यूचर में सही इम्पैक्ट डालेंगे या फिर खराब इम्पैक्ट डालेंगे, वो हमें पता नहीं होती। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट को एक एक पार्ट अगर हम समझे तो आसानी से समझ भी जाओगे, लेकिन सबको एक साथ समझना, बिजनेस एनवायरनमेंट को सारा का सारा समझना बहुत मुश्किल है। कोई इजी नहीं है कि इजीली आप समझ सकते हो उसे। उसके बाद लास्ट आता है रिलेटिविटी। इट इज नॉट नेसेसरी दैट चेंज इन एनवायरनमेंट अफेक्ट्स द ऑल बिजनेसेस। जरूरी नहीं है कि बिजनेस एनवायरनमेंट में कुछ भी चेंजेस आएंगे तो वो सारे के सारे बिजनेसेस को सेम मैनर में इम्पैक्ट करेंगे। हो सकता है कि कोई चेंज किसी एक के लिए एडवांटेज हो तो दूसरे के लिए डिसएडवांटेज हो। अगर एग्जांपल के लिए हम सोचे तो जैसे डिजिटलाइजेशन हुआ, सारा का सारा काम डिजिटलाइज्ड होने लगा, तो उसमें देखा जाए तो पेपर इंडस्ट्री के लिए नेगेटिव था क्योंकि अब पेपर की डिमांड कम हो जाएगी, लेकिन वहीं पर डिजिटलाइजेशन, डिजिटल प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ जाएगी। तो एक चेंज से एक को एडवांटेज हो और दूसरे को डिसएडवांटेज। तो अब इन सारे के सारे फीचर्स के पॉइंट्स को याद करने के लिए हम देखेंगे निमोनिक, ताकि जिससे हमें इजीली याद रह सके। तो क्या हुआ, तू भी चला जाता मीटिंग में और बोल देता कुछ बात करनी है आपसे। ओह, तो ना यार बिल्कुल सही है। किसी को डिस्टर्ब करने से पहले ये तो देखा था कि एनवायरनमेंट क्या है। ओके, तो डिस्टर्ब करने से पहले एनवायरनमेंट देखना है। मतलब यहाँ पर बात हो रही है फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की, और इसका न्यूमोनिक हुआ सी डिस्टर्ब, जिसमें सी से हुआ कॉम्प्लेक्सिटी, डी से डायनामिक नेचर, आई से इंटररिलेटेडनेस, एस से स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, टी से टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, यू से अनसर्टेनिटी और आर से रिलेटिविटी। इसके बाद आता है इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट क्यों इतना जरूरी है, उसे समझना क्यों इतना जरूरी है। फर्स्ट इज आइडेंटिफाई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को समझ लो तो आपको पता चल सकता है कि आपका आगे चल के क्या आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, जिसमें आप पहले काम करके आप एडवांटेज ले सकते हो दूसरे अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा। क्योंकि कॉम्पिटिटर समझ ही नहीं पाया और आप समझ गए, तो आपने उस चेंज को अपने एडवांटेज में यूज कर लिया, तो आपका फायदा हो गया। उसके बाद आता है आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। आइडेंटिफाई थ्रेट्स, अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट अच्छे से समझ रहे हो तो आपको पता चल सकता है कि आगे चलकर कौन आपके लिए थ्रेट होने वाला है, कौन आपके बिजनेस के लिए खराब करने वाला है आप चीजें, तो आप उसको पहले से ही हटा दोगे, उस चीज को बढ़ने से
पहले ही रोक लोगे। उसके बाद आता है हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। एक बिजनेस फर्म को चलने के लिए काफी सारे रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, जैसे कि कैपिटल, लेबर, मशीन, इक्विपमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट को समझकर सारे के सारे वो रिसोर्सेज आप पहले ही अपने लिए ले सकते हो, ताकि आपको बाद में उसकी कमी ना हो। इसके बाद आता है हेल्प्स इन कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। जैसे हमने इसको पढ़ा था, बिजनेस एनवायरनमेंट में काफी सारे चेंजेस आते रहते हैं, तो उस चेंजेस के साथ आप अपने बिजनेस में भी चेंज कर लो, ताकि आपको उसका फायदा हो सके। जैसे अभी हमने बात करी थी डिजिटलाइजेशन की। जितना ज्यादा डिजिटलाइजेशन होता जा रहा है, उतना ही ज्यादा लोग डिजिटल मनी की तरफ भी भाग रहे हैं। लोग पेटीएम का और फोन पे का आजकल बहुत ज्यादा यूज करने लगे हैं। तो सारे के सारे बिजनेस ओनर्स ने, सारे के सारे शॉप वालों ने अपने वहां पर पेटीएम का क्यूआर कोड रख लिया है, और जिसने नहीं रखा उसका नुकसान हो रहा है, क्योंकि आजकल ज्यादातर लोग पेमेंट ही पेटीएम के थ्रू करना चाह रहे हैं। और जिसके पास पेटीएम यूज नहीं कर रहा, उसका नुकसान हो रहा है, क्योंकि लोग उसके पास जा ही नहीं रहे। द बिजनेस एनवायरनमेंट इज इंक्रीजिंगली डायनेमिक, कैरेक्टराइज्ड बाय टर्बुलेंट मार्केट कंडीशंस, फास्ट चेंजिंग टेक्नोलॉजी, डिवीजन ऑफ मार्केट्स, चेंजिंग फैशन, कॉम्पिटिशंस, मोर डिमांडिंग कस्टमर्स। इसके बाद आता है हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। जैसे हमने देखा कि बिजनेस एनवायरनमेंट को समझने से हमारे पास अपॉर्चुनिटीज भी आते हैं, और हमें आगे चल के थ्रेट्स का भी पता चलता है। तो जो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, या फिर जो हमें आगे चल के मुसीबत हमारे लिए क्रिएट करने वाला है, तो उससे बचने के लिए और उसका फायदा उठाने के लिए अपॉर्चुनिटीज का हम पहले से ही प्लानिंग करके रखेंगे। उस हिसाब से पहले से ही पॉलिसी बना के रखेंगे, ताकि आगे चल के हमें फायदा ही हो, नुकसान ना हो। सिंस एनवायरनमेंट इज अ सोर्स ऑफ बोथ अपॉर्चुनिटीज and threats for a business enterprise, its analysis can be basis for future course of action। फ्यूचर में हमें कैसे आगे बढ़ना है, ताकि हमें फायदा ही हो, नुकसान ना हो। Helps in improving performance, the business enterprise that regularly monitor the environment and adjust its business practices suitably are the ones which not only improve upon their present performance but also continue to succeed in the market for a longer period। जो बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से समझते हैं, अच्छे से स्कैन करके चलते हैं, उन्हें पता चलता रहता है कि क्या चीज उनके लिए अपॉर्चुनिटी होने वाली है और क्या चीज थ्रेड, और उसी बेसिस पे वो अपने सारे काम आगे फ्यूचर एक्शन को लेते हैं, और उसी के बेसिस पे उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती रहती है। क्यों? क्योंकि वो अपना आगे फ्यूचर प्रिडिक्ट करके उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। तो चलिए इन सारे के सारे पॉइंट्स को याद रखने के लिए देखते हैं एक निमोनिक, ताकि हमें याद रहे कि बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना क्यों जरूरी है। हाँ, समझ गया, बहुत जरूरी है एनवायरनमेंट को समझना। और तू ना अपने इस ज्ञान को अपनी टोकरी में डाल ले। तो समझे कि बहुत जरूरी है एनवायरनमेंट को समझना, मतलब इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। और इसका निमोनिक हुआ टोकरी, जिसमें टी से हुआ थ्रेड्स, ओ से अपॉर्चुनिटी, सी से चेंजेस, ए से असिस्टिंग इन प्लानिंग, आर से रिसोर्सेज, और आई से इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट के क्या क्या डायमेंशन होते हैं? एक होता है स्पेसिफिक, एक होता है जनरल। जनरल जो सारे के सारे बिजनेस को नॉर्मली इम्पैक्ट करता है, और स्पेसिफिक जो एक बिजनेस को स्पेसिफिकली इम्पैक्ट करता है। ऑफ वर्किंग ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज, जो एक बिजनेस को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है, जैसे कि उसके कस्टमर्स। अगर कस्टमर अच्छे से सेटिस्फाई नहीं हुआ तो सिर्फ उसी बिजनेस को गंदा रिव्यू देगा, ऐसा नहीं कि सारे के सारे बिजनेस को गंदा रिव्यू देगा। ओनर्स, अगर ओनर्स कहीं बीमार हो गए या कहीं घूमने चले गए, तो उसके बिजनेस को उसी दिन छुट्टी होगी। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे बिजनेस की छुट्टी होगी। एम्प्लॉय, सप्लायर, कॉम्पिटिटर्स, गवर्नमेंट एटसेट्रा। और जनरल एनवायरनमेंट वो होता है जिसमें हमारे बिजनेस को इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस करा जाता है, जैसे कि इकोनॉमी, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल एंड लीगल फैक्टर्स। तो चलिए अब इन सबको देखते हैं आगे डिटेल में। फर्स्ट आता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट वो होता है जो हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्या क्या डिसीजंस ले रही है, गवर्नमेंट की कंडीशन क्या है हमारी कंट्री में, उन सारी चीजों को। इनके डायमेंशंस होते हैं, जैसे गवर्नमेंट अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है। पॉलिटिकल सिस्टम स्टेबिलिटी। पॉलिटिकल सिस्टम स्टेबिलिटी मतलब सरकार बदलती जा रही है या फिर एक स्टेबल गवर्नमेंट है हमारे देश में। करप्शन, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारे डायमेंशंस है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के। उसके बाद आता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट वो होता है जो पैसों से रिलेटेड होता है, जैसे कि इनकम, जीडीपी, इन्फ्लेशन, टैक्स रेट, इंटरेस्ट रेट्स है, एक्सचेंज रेट, सेविंग रेट, सेंसेक्स, निफ्टी, ये सब कुछ। सोशल एनवायरनमेंट वो होता है जो हमारा समाज होता है, उससे रिलेटेड होता है, सोसाइटी से रिलेटेड होता है, जिसमें बिजनेस काम कर रहा है।
जैसे कि सोसाइटी के वैल्यूज, सोशल ट्रेंड्स, आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है, आजकल लोग कपड़े कैसे पहन रहे हैं, उस सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है बिजनेस की सारी चीज़ें। उसके बाद आता है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजी जो बिजनेस से रिलेटेड होती है, बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकती है। जैसे अभी बात करी थी डिजिटलाइजेशन की, उसमें सारे के सारे लोग डिजिटल पेमेंट्स के थ्रू भाग रहे थे, सारे के सारे लोग ऑनलाइन पेमेंट्स करना चाह रहे थे। वही सारी चीज़ें इसमें आती हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी में इनोवेशन होती जा रही है, टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है, तो वो बिजनेस को इम्पैक्ट करेगी। बिजनेस को भी अपनी टेक्नोलॉजी इंप्रूव करनी पड़ेगी। इंटरनेट कनेक्टिविटी स्लो है या तेज है, टेक्निक्स ऑफ डूइंग बिजनेस, पहले लोग लेटर भेजा करते थे, आजकल लोग ईमेल भेज के काम चलाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिस पे आजकल अपना काम इजी और फास्ट वे में कर रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग, पहले लोग नॉर्मल मार्केटिंग करते थे, आजकल लोग डिजिटल मार्केटिंग के लिए भाग रहे हैं। लीगल फैक्टर्स इन्वायरमेंट, लीगल फैक्टर्स वो होते हैं जो हमारे लॉज और रेगुलेशंस होते हैं, जैसे कि लेजिस्लेचर्स, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट लॉज रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी ओनरशिप, एक्ट्स, कोर्ट जजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर, जितने भी लॉज, जितने भी लीगल चीजें होती है जो हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकती है, वो सारे के सारे इसमें आती हैं। अब अगर इन सारी चीजों को देखें तो इन सारी चीजों का मतलब हम समझ चुके हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर और अच्छे से पढ़ सकते हैं। जैसे कि इकोनॉमिक में हमने पढ़ा था कि वो पैसों से रिलेटेड होती है, वो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स दोनों को इम्पैक्ट करती है। हमारी ग्रोथ, नेशनल प्रोडक्ट या फिर जीडीपी कितनी चल रही है, बढ़ रही है या कम हो रही है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी आने से बाकी के टैक्सेस हट गए थे, सर्विस टैक्स या फिर वैट, तो उसका इम्पैक्ट क्या आया हमारे बिजनेसेस पे। डिमोनेटाइजेशन ऑफ 500 एंड 1000 नोट्स, ये तो हम आगे भी पढ़ने वाले हैं अभी। उसके बाद नेक्स्ट आता है सोशल इन्वायरमेंट, सोसाइटी हमारे बिजनेस पे क्या क्या इम्पैक्ट डालती है। डिमांड फॉर रिजर्वेशंस इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, राइजिंग ऑफ इनकम ऑफ मिडिल क्लास, जैसे इनकम बढ़ेगी तो उनका खर्चे भी बढ़ेंगे, उनकी डिमांड्स भी बढ़ेंगी, उस हिसाब से बिजनेस को फायदा भी होगा। बेटर लाइफस्टाइल ऑफ पीपल, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, लोगों को लाइफस्टाइल अच्छा चाहिए तो जो उनका लाइफस्टाइल अच्छा करने के प्रोडक्ट्स है वो लोग उनको ज़्यादा खरीदेंगे, उनका बिजनेस अच्छा चलेगा। एजुकेशन सिस्टम प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी, एजुकेशन सिस्टम कैसा है, लोग कितना पढ़े लिखे हैं और कितना पढ़ना चाहते हैं। बाइंग बिहेवियर एंड एटीट्यूड ऑफ द कंज्यूमर्स टुवर्ड्स इनोवेशन, लोग नए नए प्रोडक्ट्स खरीदना चाह रहे हैं या फिर पुराने प्रोडक्ट्स खरीदना चाह रहे हैं। सोसाइटी की उस चीज़ से हमारे बिजनेस पे इम्पैक्ट आता है। उसके बाद आता है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट जो हमारी गवर्नमेंट से रिलेटेड होते हैं, जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड होता है, जो हमारी गवर्नमेंट नई नई स्कीम्स लॉन्च करती है, जैसे कि स्किल इंडिया मूवमेंट, इससे इंडिया के लोगों को स्किल्स सिखाई गई ताकि वो अच्छे से काम कर सकें और देश का फायदा हो सके। स्वच्छ भारत अभियान सफाई के लिए हुआ, उज्जवल योजना, जनधन योजना जो बीजेपी गवर्नमेंट लेकर आई, ये सारी स्कीम्स गवर्नमेंट लेकर आती है जिससे सोसाइटी को फायदा हो और बिजनेस को भी फायदा हो। जो स्कीम बिजनेस के लिए फायदा होगी उससे बिजनेस को फायदा होगा, जो स्कीम बिजनेस के लिए अच्छी नहीं होगी वो थ्रेड हो सकती है। तो उस केस में बिजनेस को वो थ्रेड समझना होगा और अपने बिजनेस में चेंजेस करने होंगे। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, अगर गवर्नमेंट स्टेबल है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स को मोटिवेशन मिलेगी और वो और इन्वेस्टमेंट्स करेंगे इंडस्ट्री और ट्रेड में। प्रेजेंट पॉलिटिकल सिस्टम, प्रोफाइल ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स, प्रेजेंट पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, वो किस चीज को सपोर्ट करता है, किस चीज को एनकरेज करता है। जिस चीज को सपोर्ट करता है उससे रिलेटेड बिजनेस बढ़ता चलेगा। इसके बाद आता है लीगल इन्वायरमेंट। लीगल इन्वायरमेंट वही सारे लॉज एंड रेगुलेशंस जितने भी होते हैं और जो हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकते हैं, जैसे कि लीगल पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट रिलेटेड टू लाइसेंसिंग या फिर फॉरेन ट्रेड, किस प्रोडक्ट के लिए लाइसेंस की जरूरत है या फिर नहीं है। स्टैट्यूटरी वार्निंग, एसेंशियल टू बी प्रिंटेड ऑन लेबल ऑफ प्रोडक्ट, जैसे कि लॉज बने हुए हैं कि अगर कोई प्रोडक्ट किसी चीज की वजह से खराब हो सकता है या फिर किसी चीज को खराब कर सकता है तो वो सारे के सारे उस प्रोडक्ट के ऊपर लिखे होने चाहिए ताकि कंज्यूमर अवेयर रहे उस चीज के बारे में। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन के साथ कैसे ट्रेड करना है, उनके साथ कैसे पैसों की लेन देन करनी है। वेरियस टैक्सेशन लॉज रिलेटिंग टू जीएसटी, इनकम टैक्स एक्ट, जितने भी लॉज आते हैं जो हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं वो सारे इसमें आते हैं। वेरियस इंडस्ट्रियल लॉज रिस्ट्रिक्टिंग ट्रेड प्रैक्टिसेस, कि आप ऐसे काम कर सकते हो या नहीं कर सकते, वो सारी चीजें इसमें आती हैं। उसके बाद आता है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट जो हमारे बिजनेस की टेक्नोलॉजीज होती हैं, जैसे कि पहले लेटर जाते थे, अब सारे के सारे ईमेल्स जाते हैं। पहले लोग कॉपी करने के लिए कार्बन पेपर का यूज करते थे, आजकल फोटो कॉपी करते हैं या फिर मल्टीपल प्रिंट आउट्स निकाल लेते हैं, उस तरीके से काम करते हैं।
तो टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम, उस हिसाब से बिजनेस को भी अपने काम चेंजेस करने पड़ते हैं। इसके बाद आती है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। जुलाई 1991 में गवर्नमेंट ने काफी सारे पॉलिसी में चेंजेस करे, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में बहुत सारे चेंजेस आए। जो मेन थे वो थे LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब था लाइसेंस और कोटा वगैरह को खत्म करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स उसमें हो सके। जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा उतनी ज़्यादा एडवांसमेंट होगी, क्योंकि एक को देखकर दूसरा भी अपना बिजनेस बढ़ाना चाहेगा। प्राइवेटाइजेशन का सिंपल सा मतलब ये है कि प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ाना और पब्लिक सेक्टर का रोल कम करना। इट रेफर्स टू गिविंग ग्रेटर रोल टू प्राइवेट सेक्टर एंड डिक्रीजिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। इट मीन्स अलाउइंग द प्राइवेट सेक्टर टू कम फॉरवर्ड और एस्टैब्लिशिंग इंडस्ट्रीज एंड टेक ओवर पब्लिक इंडस्ट्रीज। पब्लिक इंडस्ट्री को टेक ओवर कर ले प्राइवेट सेक्टर। उसके बाद आता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का सिंपल सा ये मतलब होता है एक कंट्री की इकोनॉमी को दूसरी कंट्री की इकोनॉमिक्स के साथ लिंक कर देना। मीन्स लिंकिंग द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री विद द इकोनॉमीज ऑफ अदर कंट्रीज बाय मीन्स ऑफ फ्री ट्रेड एंड फ्री मोबिलिटी। लिंक करने इसलिए ताकि वो एक दूसरे के साथ काम कर सके, एक दूसरे के साथ बिजनेस कर सके। और ये लाइन सबसे इम्पोर्टेंट है। इट इम्प्लाइज हैविंग द एंटायर वर्ल्ड एज वन मार्केट। ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है इसमें ग्लोबलाइजेशन में। तो अब देखते हैं जो ये पॉलिसी में चेंजेस है उसकी वजह से बिजनेसेस और इंडस्ट्री में क्या क्या इम्पैक्ट हुआ। फर्स्ट इज इंक्रीजिंग कंपटीशन। जैसे ही प्राइवेटाइजेशन हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ, बाहर की कंपनीज भी इंडिया में आने लगी, तो एक दूसरे के साथ कंपटीशन बढ़ा। अब बिजनेसेस को करने के लिए लाइसेंस कम है, तो दूसरे लोग भी उस बिजनेस को करने के लिए अंदर घुस रहे हैं। As a result of changes in the rules of industrial licensing and entry of foreign firms, competition for Indian firms has increased, especially in service industries like telecommunication, airlines, banking, insurance. पहले एयरलाइंस की एक आध कंपनी होती थी, अब इतनी सारी कंपनीज बाहर से भी आ गई, तो उनमें कंपटीशन बढ़ गया। उसके बाद मोर डिमांडिंग कस्टमर्स। जैसे कंपटीशन बढ़ा तो कस्टमर्स के पास भी ऑप्शंस आ गए कि वो इधर से भी खरीद सकते हैं, उधर से भी खरीद सकते हैं। तो कस्टमर्स की भी डिमांड बढ़ती गई कि और दिखाओ, क्योंकि उनके पास ऑप्शन है अलग अलग चीजें देखने के लिए। ड्यू टू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स द कस्टमर्स टुडे हैव बिकम मोर डिमांडिंग as they are well informed. Increased competition in the market gives the customer wider choice in purchasing better quality of goods and services. तो उनके पास ज़्यादा ऑप्शन है, तो वो भी चाहेंगे कि अच्छी क्वालिटी के गुड्स और सर्विसेज ले वो। रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है वैसे हमारी टेक्नोलॉजी भी बढ़ती जा रही है, तो जो बिजनेस टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है वो चलता रहेगा, जो टेक्नोलॉजी के साथ इम्प्रूव नहीं कर रहा वो पीछे रह जाएगा। इसके बाद आता है नेसेसिटी फॉर चेंज। न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद बहुत सारे चेंजेस आते जा रहे हैं। तो पहले जो बिजनेस आराम से बैठ के काम कर रहे थे, अब उनको कंपटीशन बढ़ने की वजह से उनको चेंज करना पड़ेगा। जो अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, जो कंपटीशन के हिसाब से अपने आप को नहीं ढालेंगे, वो बिजनेस बंद हो जाएंगे। जो कंपटीशन के हिसाब से अपने आप को चेंज करेंगे, जो अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, वो चलते रहेंगे। नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। अब जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है तो उस हिसाब से स्टाफ भी अच्छा चाहिए जो वेल ट्रेन्ड हो उस काम को करने के लिए। अब वो स्टाफ नहीं चलेगा जो अपने काम में ट्रेन नहीं है। मार्केट ओरिएंटेशन। पहले होता था कि जो बना दिया वो बिकेगा, अब ऐसा नहीं होता क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया। तो अब बिजनेस इसको पहले मार्केट की रिसर्च करनी पड़ेगी कि लोगों को क्या चाहिए, उस हिसाब से ही अपने प्रोडक्ट को बनाना पड़ेगा। लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर। अब जैसे हमने देखा था गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा सपोर्ट कर रही है और पब्लिक सेक्टर को कम सपोर्ट कर रही है। तो पब्लिक सेक्टर को कम सपोर्ट कर रही है, इसलिए उनको बजट भी कम मिलेगा। एज अ रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म द इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर हैज डिक्लाइंड। दिस इज बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन बजटरी सपोर्ट बाय द गवर्नमेंट टू द पब्लिक सेक्टर। अब इस इम्पैक्ट के सारे पॉइंट्स को याद रखने के लिए हम देखेंगे एक निमोनिक, ताकि इजीली हमें सब कुछ याद रहे। तेरी इकोनॉमिक कंडीशन तो पूरी चेंज हो जाएगी। रही बात इकोनॉमिक कंडीशन की, तो मनी बढ़ाने के लिए नई नई चीजें ढूंढता रहूंगा। ओह, तो अमन की कंडीशन चेंज होने वाली है। मतलब यहाँ पर बात हो रही है इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस, और इसका निमोनिक हुआ मनी बनाने के लिए नई नई चीजें ढूंढता रहूंगा, जिसमें एम से हुआ मार्केट ओरिएंटेशन, बी से बजटरी सपोर्ट, एन से नेसेसिटी फॉर चेंज, दूसरे एन से नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स, सी से कंपटीशन, डी से डिमांडिंग कस्टमर्स और आर से रैपिडली चेंजिंग। डिमोनेटाइजेशन। डिमोनेटाइजेशन तो सबसे पहले आता है हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में, और डिमोनेटाइजेशन के बारे में तो आप सबको पता ही होगा। 8 नवंबर 2016 को हमारे पीएम ऑनरेबल मोदी जी आते हैं टीवी पर और वो बताते हैं कि आज से 500 और 1000 के नोट सारे के सारे बंद।
अब उनका लीगल टेंडर नहीं रहेगा। और उसके बाद 500 और 2000 के नए नोट आते हैं जो आरबीआई इशू करती है। इससे 86% विड्रॉल ऑफ मनी इन सर्कुलेशन, जो पहले पैसा घूम रहा था इकोनॉमी में, वो सारा का सारा अब बैंक में चला गया था। तो इससे क्या हुआ, सारे के सारे ओल्ड करेंसी नोट्स बैंक्स में जमा हो गए थे। अब आगे देखते हैं फीचर्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन। ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है बट फिर भी आपको आना चाहिए। फर्स्ट इज डिमोनेटाइजेशन इज व्यूड एज अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर। डिमोनेटाइजेशन इसलिए करा गया था कि ताकि ब्लैक मनी को सर्कुलेट होने से रोका जा सके और सारा का सारा पैसा बैंक में डिपॉजिट हो और लोगों की इनकम पता चल सके और उस बेसिस पे वो टैक्स और पेनल्टीज लगा सकें। नॉन टॉलरेंस ऑफ टैक्स इवेजन। गवर्नमेंट का पूरा इंटेंशन ये था कि लोग अपने पैसा बैंकों में डालें और अपने सोर्स ऑफ इनकम बताएं और उस पर टैक्स भरें, क्योंकि गवर्नमेंट टैक्स इवेजन बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। सारी की सारी इनकम पे टैक्स पे होना चाहिए। उसके बाद चैनलाइजिंग सेविंग्स। पहले लोग ज्यादातर पैसा अपने घर पे सेव करके रखते थे, लेकिन अब डिमोनेटाइजेशन के बाद लोगों को बैंक में डिपॉजिट करना पड़ा, लोगों को बैंक में सेविंग्स करनी पड़ी और इस वे में एक फॉर्मल वे में सारा का सारे सेविंग चैनलाइज्ड हुई। उसके बाद डिजिटल कैश लाइट इकोनॉमी। डिजिटल कैश लाइट इकोनॉमी मतलब कैश कम हो और ऑनलाइन पेमेंट ज्यादा हो। ऑनलाइन पेमेंट्स अब पेटीएम, फोन पे लोग ज्यादा पेमेंट करते हैं और कैश कम रखते हैं अपनी जेब में। अब इस डिमोनेटाइजेशन का अलग अलग एरियाज पे क्या क्या इम्पैक्ट आया। मनी और इंटरेस्ट रेट पर कैश ट्रांजैक्शंस कम हुई, बैंक डिपॉजिट्स बढ़ी और फाइनेंशियल सेविंग्स बढ़ी। पहले लोग कैश में सेव करते थे, अब सेविंग अकाउंट में, बैंक अकाउंट में सेव करते हैं। प्राइवेट वेल्थ डिक्लाइंड सिंस सम हाई डिमोनेटाइज्ड नोट्स वर नॉट रिटर्न्ड एंड रियल एस्टेट प्राइस फेल। रियल एस्टेट का प्राइस डिक्लाइन हुआ था, ये यहाँ पर भी आया है। पब्लिक सेक्टर वेल्थ पर कोई इम्पैक्ट नहीं आया। डिजिटलाइजेशन, अब ज़्यादातर डिजिटल ट्रांजैक्शन चलती है और कैश ट्रांजैक्शंस कम चलती हैं। टैक्स कलेक्शन, राइज इन इनकम टैक्स कलेक्शन बिकॉज इंक्रीज्ड डिस्क्लोजर। अब सबने अपने बैंक अकाउंट में पैसे डाले तो उनको डिस्क्लोज करना पड़ा और उस वजह से उनका टैक्स भी भरना पड़ा। अब लास्ट देखते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ डिमोनेटाइजेशन। फर्स्ट इज एडवांटेजेस। हेल्प्स इन फाइटिंग अगेंस्ट इलीगल एक्टिविटीज लाइक ब्लैक मनी, टेररिस्ट फंडिंग, स्मगलिंग। अब सब कुछ पैसा बैंक में डालना पड़ा तो इससे इलीगल एक्टिविटीज कम हुई। हेल्प्स इन गेटिंग फेक करेंसी आउट ऑफ द सर्कुलेशन। जो फेक करेंसी चलती थी, जो फेक नोट्स चलते थे, वो बैंक में पहुंचे ही नहीं और वो हमारी इकोनॉमी से बाहर हुए। एनकरेज डिजिटल पेमेंट मोड्स टू रीच द टारगेट ऑफ अ कैशलेस सोसाइटी। कैश कम और डिजिटल पेमेंट्स ज्यादा हों। हेल्प इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में हेल्प हुआ। पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन जीडीपी ऑफ द इकोनॉमी इन द लॉन्ग रन। ज़्यादातर पैसा अब बैंकों में गया है तो जीडीपी लॉन्ग रन में बढ़ेगी। और इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हुए। क्रिएटेड इनकन्वीनियंस फॉर द पब्लिक ऑन अकाउंट ऑफ कैश क्रंच। रातों रात नोट बंद हो गए थे, लोगों के पास पैसे नहीं थे खर्च करने के लिए, तो उस वजह से पब्लिक पैनिक में आ गई थी और बैंकों से भी पैसे नहीं निकल पा रहे थे इमीडिएटली। क्रिएटेड इनसिक्योरिटी इन फॉरेन इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन इंडियन इकोनॉमी। अब कोई भी पॉलिसी चेंज हुई, इतनी बड़ी पॉलिसी चेंज हुई तो फॉरेन इन्वेस्टर्स डर गए थे कि हमारा पैसा सेव है या नहीं है। रिजल्टेड इन एडिशनल कॉस्ट फॉर बैंक्स ड्यू टू एटीएम रिकैलिब्रेशन। पुराने नोट्स बंद हो गए थे, नए नोट आ रहे थे, उनका साइज अलग था, उनका नोट का अलग था। पहले 500 और 1000 के थे, 500 और 2000 के थे, तो उस हिसाब से एटीएम में भी अपने सारे चेंजेस करने पड़े ताकि उस हिसाब से वो वाले पुराने नोट की जगह पे अब नए नोट एटीएम के अंदर चल सके। डिसरप्टेड ट्रेड्स, बहुत सारे ट्रेड्स भी बंद हो गए थे क्योंकि लोगों के पास पैसे ही नहीं थे खर्च करने के लिए, इसलिए काम ही बंद हो गया था। क्रिएटेड थ्रेट इन द माइंड ऑफ टूरिस्ट अफेक्ट्स द टूरिज्म। टूरिस्ट के दिमाग में भी इम्पैक्ट आया था कि यार नोट चलेगा नहीं चलेगा, ये वाले पैसे चलेंगे या नहीं चलेंगे, कहीं हम कहीं घूमने का और फंस ना जाए। इस वजह से टूरिज्म भी बहुत कम हुआ था। तो ये था हमारा कंप्लीट चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट की रिवीजन। होप कि आपको अच्छे से समझ आया हो और आपको सारे के सारे कीवर्ड्स भी याद हो गए हो हमारे न्यूमोनिक्स के थ्रू। तो जल्दी से अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी अच्छे से रिवाइज कर सकें और सारे के सारे कीवर्ड्स को याद भी रख सकें। और जल्दी से सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आगे चल के बहुत कुछ आने वाला है इस चैनल पे, ताकि आप इजीली अच्छे से याद रख सकें चीज़ें और अपने अच्छे से पेपर कर सकें।